नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे निबंध लेखन की, क्योंकि निबंध लेखन एक बहुत ही निर्णायक हिस्सा बन चुका है अब परीक्षाओं का। खासतौर से जो सिविल सेवा की परीक्षाएं हैं उसमें तो ये मूलभूत हो चुका है, एक अलग पेपर बन गया है। तो ध्यान रखना है आपको, निबंध लेखन में हम आपको दो तीन चीज़ें आज बहुत स्पष्ट रूप से समझाएंगे कि निबंध लेखन और लेख में क्या अंतर होता है ना, डिफरेंस बिटवीन एसे राइटिंग एंड आर्टिकल। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि निबंध लेखन में कितने घटक होते हैं, कम से कम विषयगत रूप में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किस तरह से जो निबंध लेखन होता है उसे अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। और फाइनली, निबंध लेखन में मूल्यांकन करते समय एक परीक्षक किन किन बातों पर ध्यान रखता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली बात यह ध्यान रखना है कि जो निबंध है इसकी खास चीज़ ये होती है कि इसमें कोई एक मूल विषय लिया जाता है ना, कोई एक मूल कह सकते हैं कि विषय वस्तु है ना, एक मूल बिंदु या एक स्टेम लिया जाता है और उसी स्टेम, उसी तने की शाखाओं के रूप में बाकी सारी चीज़ें फैलाई जाती हैं, है ना। यही कारण होता है कि जितने भी इसमें विचार शाखाओं के रूप में आते हैं वो सब उस तने से, उस स्टेम से, उस मूल विषय वस्तु से, उस बेसिक जो पॉइंट है उसके साथ बंधे होते हैं। और इसी निबद्धता के कारण किसी लेखन को निबंध कहा जाता है। ठीक है, जबकि जो आर्टिकल होता है वो उसकी अलग अलग शाखाएं होती हैं ना। तो आर्टिकल को हम कह सकते हैं कि आर्टिकल जो है वो एक बटवृक्ष की तरह होता है। ठीक है ना, आर्टिकल जो है वो एक बरगद के पेड़ की तरह होता है, जबकि निबंध एक पीपल के पेड़ की तरह होता है। ठीक, तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो निबंध है उसमें ना हमेशा एक जो मूल विचार बिंदु है, एक मूल जो विषय वस्तु है, एक मूल जो कह सकते हैं कि उसका बेसिक पॉइंट है, वो हर जगह प्रदर्शित होना चाहिए, हर जगह वो सामने आना चाहिए। और वो जो बेसिक पॉइंट है, ये बेसिक पॉइंट बिल्कुल आपकी अपनी मौलिक सोच का परिणाम होना चाहिए, है ना। यहीं से आपके निबंध में मौलिकता आती है ना, ओरिजिनलिटी आती है। ये विषय वस्तु, ये विचार बिंदु बिल्कुल ही मौलिक होना चाहिए ना। जबकि यहां पर ध्यान रखना है कि जो लेख लिखा जाता है उसमें इस प्रकार की मौलिक विचार विषय वस्तु हो, यह आवश्यक नहीं है ना। वहां पर आप जो विषय वस्तु लेते हैं वो विषय वस्तु किसी के द्वारा बताई गई, किसी के द्वारा कही गई, किसी के द्वारा उपलब्ध कराई गई हो सकती है ना। वहां पर आपकी जो मूल सोच है, आपकी जो मौलिकता है वो जरूरी नहीं होती है। तो यहां पर आपका मौलिकता होना बहुत जरूरी होता है इस विषय वस्तु को पकड़ने में। अब ध्यान रखिए आप कि जो ये विषय वस्तु में आप ये मौलिकता पकड़ते हैं, इसी मौलिकता, और हमने आपको जैसा कहा कि वही जो बेसिक पॉइंट है, वही जो मूलभूत बिंदु है, वही पूरे विचार श्रृंखला में प्रदर्शित होना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि वो विषय वस्तु अगर मौलिक है तो हर जगह वही मौलिकता प्रदर्शित होनी चाहिए। और अगर वही मौलिकता प्रदर्शित हो रही है तो स्वाभाविक है कि ये मौलिकता चूंकि आपकी है तो निश्चित रूप से इसमें आपका जो व्यक्तित्व होगा, है ना, वो प्रदर्शित होगा। और अगर ये व्यक्तित्व प्रदर्शित हो रहा है तो निबंध लेखन में आपका व्यक्तित्व भी अभिव्यक्त होता है। लेख में आपके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं होती है, लेकिन निबंध लेखन में आपकी जो पर्सनालिटी है वो हर जगह डिस्प्ले करेगी। और डिस्प्ले नहीं कर रही है तो ध्यान रखिए कि फिर वो निबंध नहीं है ना। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो आपकी जो पर्सनालिटी है वो तभी डिस्प्ले करेगी जब आपका मूल विषय वस्तु या मूल विचार बिंदु मौलिक हो। और अगर वो मौलिक है तो निश्चित रूप से वो आपकी पर्सनालिटी के साथ है और मौलिकता के साथ साथ आपका व्यक्तित्व प्रदर्शित होगा। यही मूलभूत प्रयोजन है निबंध लेखन को एक अलग से प्रश्न पत्र के रूप में शामिल करने का। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि निबंध में उसी प्रकार के विषय पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के टॉपिक पूछे जाते हैं जिनको कहीं ना कहीं आप जीएस में पढ़ रहे होते हैं। कोई भी पर्यावरण को लेकर के, नारी सशक्तिकरण को लेकर के, पंथ निरपेक्षता को लेकर के, क्षेत्रवाद को लेकर के, आपदा प्रबंधन को लेकर के, है ना, स्पेस प्रोग्राम को लेकर के, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, यही सब तो मेन टॉपिक है। काला धन, है ना, इकोनॉमी मंदी, है ना, इकोनॉमी की जो मंदी व्याप्त है, विश्वव्यापी मंदी, कहीं भारतीय मंदी, कहीं स्लो डाउन, इसी तरह के सारे टॉपिक जनरली होते हैं। या फिर कुछ इस तरह के टॉपिक जिसमें आप आतंकवाद, अलगाववाद या नॉर्थ ईस्ट की जो घटनाएं होती हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें ली जाती हैं, तो वो नॉर्मली क्या है,
इस तरह के सारे जो निबंध होते हैं, कहीं ना कहीं आप जीएस में पढ़ रहे होते हैं उसको आप। और जब अगर आप जीएस में पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर तो आपके तथ्यों के, आपके ज्ञान की, उससे संबंधित जो आपके अप्रोच है या उससे संबंधित जो भी आपके पास सब्जेक्ट मैटर है, विषय सामग्री है, उन सब की तो परीक्षण, उन सब का जो जांच है, उन सब का जो परीक्षण है, वो तो जीएस के पेपर में ऑलरेडी हो ही रहा है। तो फिर निबंध रखने की क्या आवश्यकता। ध्यान रखिए कि जब जीएस में आप ये सारी बातें लिखते हैं तो वो सब उधार की होती हैं, है ना। फला संस्थान ने कहा, उन्होंने उनके विचार हैं, ये उनके हैं, ये सरकार ने कहा, ये सरकारी दृष्टिकोण है, ये किसी पत्रकार का दृष्टिकोण है, ये उसके विशेषज्ञ का दृष्टिकोण है, उनका दृष्टिकोण होता है, आपका कहीं दृष्टिकोण नहीं होता, ठीक है। लेकिन उन्हीं प्रकार के विषयों को जब आपसे निबंध लेखन में पूछा जाता है तो फिर क्या अपेक्षा की जाती है कि फिर आप वही सारे उधार की बातें बताएंगे। अगर ऐसा ही है तो वो तो ऑलरेडी जीएस में आपकी जांच हो ही चुकी है या हो ही सकती है। तो निबंध लेखन में भी ध्यान रखना है कि हमेशा आप जो विषय वस्तु बनाएं वो मौलिक हो। हाँ, ये अलग बात है कि जो तथ्य हैं, आंकड़े हैं, जिस प्रकार की जो तथ्यात्मक सूचनाएं हैं, उनको निश्चित रूप से आप लेंगे, है ना, क्योंकि तथ्य थोड़ी आप अपने आप से बना देंगे। लेकिन उस पर जो सोच है आपकी, उस पर जिस चीज को लेकर के पकड़ है आपकी, वो तो निश्चित रूप से आपकी मौलिक होनी चाहिए और वही आपका व्यक्तित्व प्रदर्शित करता है। तो मेंस की राइटिंग में भी साक्षात्कार से पहले आपके व्यक्तित्व का परीक्षण इस अर्थ में किया जाता है कि आपका जो एटीट्यूड है वो क्या वास्तव में सिविल सेवा में जाने लायक है, क्या आप उन सेवाओं के अनुकूल हैं, है ना, क्या आपकी सोच क्या है, लिखित रूप में आप वहां व्यक्त करते हैं और बाद में मौखिक रूप से आप उसी को साक्षात्कार में व्यक्त करते हैं। तो साक्षात्कार प्रयोजन भी है आपकी पर्सनालिटी, आपकी मौलिकता को बाहर निकालना ना। लेकिन वहां पर तो बोलना है आपको, यहां पर आपकी पहले लिखित अभिव्यक्ति देख ली जाती है कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसका क्या डिस्प्ले हो सकता है। बाद में फिर आपको उसी की मौखिक अभिव्यक्ति का मौका मिलता है अगर आप यहां पर निकल जाते हैं, अगर आप यहां पर सफल होते हैं तो, ठीक है। अब हम जैसे कोई उदाहरण लेकर के आपको समझा दें तो शायद आपको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये कोरोना वायरस जो कोविड-19 है ना, इसको लेकर के सारी बातें, तमाम तरह के कोई भी विषय वस्तु आप उठा सकते हैं, किसी प्रकार की बात उठा सकते हैं कि इसमें मौत बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको लेकर के लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं, स्लो डाउन हो गया है, दुनिया में पहली बार ये सारी बंदी हुई है, कुछ भी आप इसमें विषय वस्तु बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसे कहा जाए कि हमसे कहा जाए कि हम क्या इसको सोच करके क्या मूल विचार बिंदु बनाएंगे और जिस पर सारी सूचनाओं को, सारी घटनाओं को, सारी जो भी फैला हुआ इन सब चीज़ों को आपस में जोड़ लेंगे, तो वो चीज़ मेरे हिसाब से ना, वो उसके लिए हम एक शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे तो वो इंट्रोडक्शन में ही सामने आ जाएगा। और वो क्या होगा, वो होता है इसके संक्रमण से उत्पन्न भय, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जो इसकी संक्रामकता है, इस वायरस की जो संक्रामकता है ना, ये संक्रामकता भी हमने नहीं लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से संक्रामक रोग होते हैं, लेकिन इस संक्रामकता से जो उत्पन्न आशंका है, इस आशंका से उत्पन्न जो भय है, इस भय को हमने केंद्रीय विषय बनाया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसकी संक्रामकता की जो आशंका है, उस आशंका से जो जन्य भय है, इससे जो उत्पन्न भय है ना, इस उत्पन्न भय को हम केंद्रीय विषय वस्तु बना सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये भय क्यों है। भय इसलिए है कि तमाम प्रकार के संक्रामक रोग हैं। आप देखते हैं कि बीच बीच में इस प्रकार की न्यूज़ आती है कि जितने लोग कोविड-19 से मर रहे हैं, इससे ज़्यादा लोग दूसरे और बीमारियों से भी मर जाते हैं दैनिक रूप से, ठीक है। लेकिन या तो उस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो या तो संक्रामक नहीं हैं, और या फिर उनसे हम इस प्रकार से हैबिचुअल हो चुके हैं, या उनको लेकर के हम इस प्रकार से एक नॉर्मल दृष्टि रखने लगे हैं कि उससे हमको डर नहीं लगता है, बल्कि उनके साथ हमको जीने की एक प्रकार से आदत पड़ गई है। लेकिन जब कोविड-19 ने तेजी से गति पकड़ी पूरी दुनिया भर में, ठीक है, तो वहाँ पर उससे वो कहीं हो ना जाए, है ना, वो कहीं हम उसके संक्रमण से हम पीड़ित ना हो जाएं, उसके जद में ना आ जाएं, इससे जो भय उत्पन्न हुआ, इस भय ने ही हमको लॉकडाउन कराया, इस भय ने ही हमारे बाहर निकलने को कम किया, इस भय ने ही हमको जो है वो तमाम प्रकार की जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने से संबंधित तौर तरीके हैं, चाहे वो योगाभ्यास हो, चाहे वो किसी प्रकार का यम नियम हो, है ना, खान पान हो, या किसी प्रकार का जो की दवाएं हों, है ना, उनसे हमको संबंधित किया।
इन्हीं कारणों से लोग एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने लगे, इन्हीं कारणों से जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी मास्क लगाने लगा ना। तो तमाम बातें ऐसी आप शुरू करेंगे, तो हमने इसको आधार बनाया और इस पर ही सारी चीज़ें, सारी कहानी इसी के आसपास बुन देंगे। अब स्वाभाविक है कि इसकी जगह पर अगर आपसे पूरी पूरी कहानी बताते जा रहे हैं लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर बिंदु से जुड़ी नहीं है, तो वो फिर क्या बन जाएगी? वो एक आर्टिकल की तरह फैल जाएगी, है ना। वो निबद्ध होकर के निबंध तो नहीं बन पाएगी। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप इसी बात को लें, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व अगर किसी और मुद्दे को उठाता है तो उसको उठा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि मुद्दा इतना व्यापक होना चाहिए, वो मूल विचार बिंदु इतना विस्तृत होना चाहिए, या उसकी व्यापकता इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि उसमें सारी जानकारियाँ उसमें समा जाएँ, उसके कारण से संबंधित बातें उसमें समा जाएँ, उससे संबंधित जितनी भी बातें उसके प्रभाव की हैं वो समा जाएँ, उसकी प्रक्रियाएँ समा जाएँ, सब उसमें समा जानी चाहिए। ठीक है। अब इस भय का एक कारण क्या है? इस भय का एक कारण ये ग्लोबलाइजेशन भी है ना, क्योंकि दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैला। अरे वो वुहान से लगाकर यूरोप में, यूरोप से होते हुए यहाँ पे पहुँचा। हम तो बगल में थे चीन के ना, लेकिन वो यूरोपियन और अरबिक कंट्रीज के माध्यम से के थ्रू होते हुए आया, है ना। तो इसका मतलब कि एक जो ये ग्लोबल वर्ड बना है ना, ये भी इसके साथ हम जोड़ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ये संचार क्रांति है ना, हमको पल पल की रिपोर्ट मिलती रहती है ना। पहले भी इस प्रकार की जब संक्रामक रोग हुए तो वहाँ पर हमको पल पल की रिपोर्ट नहीं मिलती थी, वहाँ पर पूरे दुनिया भर की एक साथ रिपोर्ट हमको नहीं मिलती थी, वहाँ पर हमको एक टैली नहीं मिलती थी। जैसे आज सुबह किसी भी पेपर में पढ़ लीजिए, किसी भी न्यूज़ चैनल को खोलिए तो उसमें तुरंत टैली सामने आ जाती है। वर्ल्ड वाइड टैली भी आती है और नेशन वाइड भी टैली आती है ना। हर प्रदेशों में क्या हाल है, हर शहरों का क्या हाल है ना, हर देशों में क्या हाल है, उसी को देख करके हम दिन भर उसी की आशंका में डूबते उतराते रहते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भय है इसके कारण, इसके भी अपने कुछ वजूहात हैं, इसके भी अपने कुछ निश्चित कारण हैं, है ना। तो इन बातों को लेकर के जब हम उसको लिखेंगे तो स्वाभाविक है कि वो निबंध जो है वो पूरी तरह से बंधा होगा, वो कहीं से उसके अंदर शिथिलता नहीं होगी, है ना। तो शिथिल ना होना, शिथिलता का अभाव निबंध की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त होती है। तो मौलिकता के अलावा शिथिलता का अभाव उसमें होना चाहिए, उसमें एक प्रकार का प्रवाह होना चाहिए। जब शिथिल नहीं होगा तो क्या होगा? प्रवाह होगा, उसमें एक फ्लो होगा, और वो फ्लो कारण का, प्रक्रिया का, प्रभाव का, वो आपस में जुड़ा होगा, उसके समाधान का। ठीक है ना। तो इस तरह से वो एक निश्चित फ्लो में होना चाहिए। तो फ्लुएंट होना ना, चाहे उसको आप कहिए सकारात्मक रूप से कि फ्लुएंट होना चाहिए, या फिर आप ये कहिए कि वो उससे शिथिल नहीं होना चाहिए। अगर शिथिल हो जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर ढीला हो जाएगा, स्ट्रक्चर ढीला हो जाएगा तो वो बंधा नहीं होगा, अगर वो बंधा नहीं होगा तो निबंध नहीं होगा। ठीक है ना। इसके अलावा ध्यान रखना है आपको कि जब कभी भी आप निबंध लिखिए तो उसमें स्वाभाविक है कि 3 हिस्से होते हैं, है ना। एक प्रस्तावना का हिस्सा होता है, दूसरा उसका जो मूल कलेवर है ना, उसकी जो विषय वस्तु है, जो उसका मूल पाठ है ना, वो विषय वस्तु होती है, और फिर तीसरा जो हिस्सा होता है वो आप जानते हैं कि वो उपसंहार का होता है। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं और सभी लोग इसी स्ट्रक्चर में ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या सिर्फ ये है कि हमको ये भी जानना चाहिए इसके साथ साथ कि इनका आपस में रेशियो क्या हो, क्योंकि अभी जो हमने आपको एक प्रकार का निबद्धता बताई, वो निबद्धता वास्तव में विषय वस्तु की थी। अब निबद्धता देखना है कि उसके कलेवर की। तो ध्यान रखिए कि आपको जितने भी शब्दों में निबंध लिखने के लिए कहा गया है ना, उससे संबंधित ऑलमोस्ट जो 20 से 25% है, ये आपका प्रस्तावना का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, जबकि उपसंहार का जो हिस्सा है इसे 10 से 15% ही होना चाहिए, है ना। और शेष जितना कुछ भी है ना, शेष जितना भी आपका बनता है, क्योंकि अगर यहां पर हम देखें तो ये 30 से 40% निकल गया, तो स्वाभाविक है कि बीच में कितना बच रहा है हमारे पास? 60 से 70%। वो जो 60 से 70% हमारे पास आएगा, ये हमको बीच का हिस्सा लिखना पड़ेगा, जिसमें हम बात कर सकते हैं कारण की, जिसमें हम बात कर सकते हैं उसकी प्रक्रिया की, जिसमें बात कर सकते हैं उसके कुछ बैकग्राउंड की। ये सारी बातें हमको इसमें रखनी पड़ती हैं। जबकि प्रस्तावना में हमको सिर्फ 3 बातें ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक का मूल भाव क्या है, तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये बिल्कुल तथ्यात्मक, यहाँ पे मौलिकता नहीं चलती, जो कुछ भी है वो। दूसरी चीज़ कि क्या आप जो उस शब्द का अर्थ बताया जा रहा है उसी सेंस में लिखने जा रहे हैं, या फिर उसको कम ज़्यादा करके लिखने जा रहे हैं, उसे किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पर लिखने जा रहे हैं।
क्योंकि ध्यान रखिए, कभी कभी आपसे आता है ना पर्यावरण प्रदूषण, कभी सिर्फ आता जाता है एफोरेस्टेशन, है ना, वृक्षारोपण, कभी केवल जल प्रदूषण, कभी केवल वायु प्रदूषण। तो जो क्रम है, तो वहाँ पर आप प्रदूषण के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण को स्पष्ट करके, स्पष्ट करने का मतलब है उसके सिर्फ भावार्थ, उसकी परिभाषा टाइप की चीज़ लिख करके, उसका कह सकते हैं कि उसका शब्दार्थ बता करके 1-2 लाइन में, और तुरंत फिर अपने मूल टॉपिक, यानी जो हमने जैसा कहा वायु प्रदूषण है, जो भी है, वहाँ पर आप पहुँच गए। और उसके बाद फिर तीसरा हिस्सा होता है कि तुरंत आप उस पर आ जाइए कि हमने इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूरे जो हम लिखने जा रहे हैं, उसमें वस्तुतः कौन सा हम मौलिक मूल बिंदु ले रहे हैं। वो मौलिक मूल बिंदु आप अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं से आपकी मौलिकता और आपके व्यक्तित्व का पता चलेगा, और वहीं से एग्जामिनर को आगे पढ़ने का मन करेगा, है ना। वरना वो जितनी जानकारी आप देना चाहते हैं, इस तरह की बहुत सी जानकारी उसने ऑलरेडी बहुत से आपकी आगे पीछे की कॉपियों में पढ़ लिया है, फिर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर क्यों दे, है ना। तो फिर आपकी शिकायत होने लगती है कि अरे सबको एक जैसा ही नंबर दे दिया गया है। वो तभी होता है जब लोग एक जैसा लिखते हैं, है ना। तो वहीं पर आप मूल बिंदु के साथ एक जो पॉइंट है, जैसे अभी हमने कहा ना, संक्रामक आशंका से जन्य भय, उसको लेकर के आप प्रस्तुत हो गए। उसको आप चाहें तो अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जिस क्रम में आप बताएंगे कि हम पहले पृष्ठभूमि बताएंगे या कारण बताएंगे या फिर हम प्रक्रिया बताएंगे, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं आगे के पैराग्राफ में, उनको भी संक्षिप्त रूप से एक शब्दों में लिख दीजिए, ताकि पता चल जाए इंट्रोडक्शन में ही कि कैसे आप डील करने जा रहे हैं आगे के मुद्दों को, है ना, कि कौन किस क्रम में आप आगे लिखने जा रहे हैं। तो इसका मतलब निबंध के बारे में जो सोच होनी चाहिए वो पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए। प्रस्तावना लिखना ही मूलभूत है। प्रस्तावना लिख गया तो फिर प्रस्तावना में जिस क्रम में आपने पॉइंट बनाए हैं, उसी तरह के पॉइंट को आपको आगे बढ़ा देना है। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे आपने कभी रेडियो में समाचार सुना हो, है ना, या समाचार सुनते हैं तो उसमें नहीं ब्रेकिंग न्यूज़, मुख्य समाचार होते हैं। तो जो मुख्य समाचार होते हैं वो 4-5 लाइन के होते हैं, और वो जो 4-5 टॉपिक होते हैं, 4-5 लाइनें होती हैं, वही फिर जो डिटेल से समाचार फिर 10-15 मिनट, आधा घंटा चलता रहता है, उन्हीं पॉइंट्स पर चलता रहता है ना। तो इसका मतलब हुआ कि वो जो मुख्य समाचार हैं, वो जो ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं, वो आप इंट्रोडक्शन में डाल देंगे, तभी आगे पता चलेगा कि आप क्या लिखने वाले हैं। फिर वो पन्ना पलटते हुए देखता जाएगा कि आपने जो लिखा है वो तथ्यात्मक रूप से सही है या नहीं, ठीक है। कहीं अगर उसको गलती नजर आ गई तो वहां पे नंबर काट देगा, अगर सब ठीक है तो वो चलता रहेगा, क्योंकि अभी उसकी शर्तें पूरी नहीं हुई। शर्तें तब पूरी होंगी जब आप उपसंहार में जाएंगे। उपसंहार में फिर आप सब चीज़ों को लेकर के एक संक्षिप्त ढंग से उस चीज़ को फिर से व्यक्त करेंगे, कम से कम शब्दों में, ठीक है। अब उपसंहार के लिए 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। एक तो ये ध्यान रखनी चाहिए कि प्रस्तावना में जैसे आपने जो चीज़ें, जो ब्रेकिंग न्यूज़ या जो बातें आपने उत्पन्न की थी, जहाँ पर आपने एक प्रकार की कह सकते हैं कि पाठक के लिए, एग्जामिनर के लिए, जो भी आपका निबंध पढ़ रहा है, उसके लिए जो आपने एक जिज्ञासा प्रस्तुत की थी, उपसंहार में वो जिज्ञासा का शमन होना चाहिए, वो जिज्ञासा शांत होनी चाहिए, उस जिज्ञासा का समाधान आना चाहिए। यहाँ पर समाधान का मतलब हमारा उस समस्या का समाधान नहीं है, वो जो जिज्ञासा आपने उत्पन्न करी है प्रस्तावना में, उसका समाधान यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि वो बिल्कुल उस तरह से हुआ जैसे आप कोई निर्मेय प्रमेय लिखते थे ना पहले, थ्योरम, तो वहाँ पर जो ऊपर की लाइनें होती थी, जो प्रश्न होता था, वास्तव में वही प्रश्न अंत में जाकर के क्या बन जाता था, वही प्रश्न उत्तर बन जाता था। तो उसी तरह से जो बातें आपने यहाँ लिखी, वही बातें फिर यहाँ पर संक्षिप्त रूप से कंक्लूड वे में आनी होता है, तभी आपका माना जाए कि निबंध वेल कंक्लूडेड है, अच्छी तरह से इसका उपसंहार किया गया है। और दूसरी बात, उपसंहार में, है ना, किसी भी प्रकार का आदर्शात्मक उपसंहार मत करिएगा, है ना, ये ध्यान रखिए हमेशा, क्योंकि आप कोई संत महात्मा या सुधारक नहीं हैं, है ना, आप सिविल सेवा के लिए जा रहे हैं, आप एक आम व्यक्ति हैं, तो आपके लिए आदर्शात्मक बातें करना उचित नहीं होगा, क्योंकि कल को वही समस्या जब आपके सामने आएगी, आप कैसे उसको डील करेंगे, बातें करके, आदर्शात्मक बातें करके, है ना। तो ध्यान रखना है आपको कि आपको एक कह सकते हैं कि एक जो फील्ड में जाकर के काम करना होता है, वहाँ पर जिस प्रकार की समाधान आते हैं, यानी जो यथार्थमूलक समाधान है, ये आपके साथ आना चाहिए। रियलिस्टिक उसका अप्रोच होना चाहिए उपसंहार का, आइडियलिस्टिक अप्रोच नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या कर देते हैं कि वो आइडियलिस्टिक अप्रोच से उसका उपसंहार करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि हाँ ठीक है, सब प्रदूषण एकदम ठीक हो जाएगा, सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, स्पेस में हम एकदम राज करने लगेंगे, स्लो डाउन खत्म हो जाएगा, सबके पास फिर से उनकी जो इनकम है वो
आ जाएगी, तो वो हरा हरा जो समाधान होता है, वो सावन की जो हरियाली है, वो आपके सामने नहीं रखी। यथार्थमूलक समाधान कि वो चीज़ें न्यूनतम हो सकती हैं, कैसे हम उसमें अधिक, क्योंकि लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान हो गया तो हो गया। अब कोविड अगर आ गया है तो ख़त्म थोड़ी हो जाएगा, है ना। ये तो हमेशा हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा ना। वैक्सीन आ जाएगी या थोड़ा सा डर कम हो जाएगा तो हम इसके साथ जीने के लिए व्यस्त हो जाएंगे। जैसे फ्लू के लिए हो गए, जैसे और तमाम संक्रामक बीमारियों के लिए हो गए, वैसे इसके साथ भी हो जाएगा ना। लेकिन कोई ये कह दे कि नहीं, अगर आप ऐसा ऐसा कर लें तो आपका जो है वो ये कोरोना का जो डर है वो भी ख़त्म हो जाएगा, कोरोना बीमारी ख़त्म हो जाएगी, तो कोई ऐसा दिन आने वाला नहीं है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, यथार्थमूलक समाधान दिया करिए, है ना। दूसरी बात कि समाधान हमेशा आशावादी होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि ये चीज़ अब हो नहीं सकती, क्या नहीं हो सकता दुनिया में, है ना। सब जो नहीं होना है वो भी होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, आशावादी रहना चाहिए आपका, तो आपका अप्रोच आशावादी हो। और इसके अलावा आप जितने भी समाधान दें वो आपकी विधि और संविधि, है ना, यानी कानून और कॉन्स्टिट्यूशन, इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, इसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। हमेशा इन्हीं के जो आदर्श और मूल्य हैं है ना, उन्हें आप कह सकते हैं कि विधि सम्मत, है ना, या फिर संविधान सम्मत आपका समाधान होना चाहिए। तो उपसंहार में आपकी जो ज़रूरतें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अंतिम बात ये कि आप अपने निबंध को मूल विषय वस्तु के आधार पर, जो मूल विचार बिंदु आपका इंट्रोडक्शन में आया, जिसके इर्द गिर्द आपने सारी चीज़ें गूंथी हुई हैं, उसके अलावा आपके निबंध में और क्या मौलिकता लाई जा सकती है और क्या रोचकता लाई जा सकती है जिसके कारण आपको नंबर अच्छे मिल जाएं, तो वो है मुहावरों का प्रयोग, लोकोक्तियों का प्रयोग, है ना। वो है आपके कहने की शैली, आपके बताने का तरीका, आपके शब्दों का चयन, है ना। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करें, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो अंग्रेज़ी में हो, है ना। वो सरल भाषा, आम जनता की भाषा का प्रयोग करिए। और साथ ही ये कोशिश करिए कि उसके प्रयोग में एक प्रकार का तारतम्य हो, एक प्रकार की रोचकता हो, एक प्रकार का प्रवाह हो, है ना। और इस बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे शब्दों में कहने के लिए, छोटे छोटे ढंग से कहने के लिए ज़रूरी होता है, वो होता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो ईडियम और फ्रेजेस का प्रयोग करिए, तो बीच बीच में ईडियम और फ्रेजेस डाल दीजिए, है ना। कोई श्लोक, कोई कविता, कोई दोहा, जो कुछ आपको उससे सुसंगत लगे वो आप उसके बीच में डाल के उसको और रिच कर दीजिए। तो निश्चित रूप से वो रोचक भी हो जाएगा और आपकी बहुत सी बातें जो अवर्णनीय होती हैं या कहने में बहुत लंबा आप ज़्यादा शब्द ले सकते हैं, है ना, वो बातें बहुत कम हो जाएंगी। जैसे आपके साथ ना गागर में सागर समा सकता है, तो गागर में सागर अगर आप समाने की कोशिश करते हैं तो वो होता है मुहावरा और लोकोक्तियों का प्रयोग, या फिर कोटेशंस का प्रयोग, या फिर हमने जैसा कहा किसी प्रकार का श्लोक, किसी प्रकार की कविता, किसी प्रकार का दोहा, चौपाई, ये आप ला सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी लाएं वो ध्यान रहे कि थोड़ा पॉपुलर हो ना। ये नहीं कि पता चला कि सिर्फ आप जानते हैं और आपकी मित्र मंडली जानती है ना। तो थोड़ा सा वो पॉपुलर होना चाहिए, सब लोग जानते हो। ऐसा कोटेशन, ऐसे महानुभावों महापुरुषों को प्रस्तुत करिए, ऐसे लोगों को प्रस्तुत, ऐसी कविताओं को, ऐसे दोहों को प्रस्तुत करिए जो सूर कबीर तुलसी टाइप की हों, है ना। जो भी आप करिए वो लोग जानते हों, है ना। ये नहीं कि पता चला कि वो अपनी स्वरचित रचना को ही उठा करके आपने किसी के नाम से डाल दिया, है ना। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इस टाइप की पकड़ में फिर बड़ा ही भयानक दंड मिलता है ना, जो मृत्युदंड से कम नहीं होता है। तो इसलिए इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करिए। तो फाइनली ये उपसंहार के बारे में हमने आपको बताया। तो उपसंहार के माध्यम से आप पूरे निबंध लेखन को एक शेप दे सकते हैं अंतिम रूप से, और इस तरह से पूरा जो निबंध है वो आपका कुछ इस शेप में आएगा, है ना। ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका, फिर ये आपका विस्तार हो गया, और फिर ये विस्तार कम तंग होते होते ये उपसंहार हो गया। ठीक है, तो इतना हिस्सा आपका ये 60 से 70%, ये वाला हिस्सा आपका 10 से 15%, और जो ये हिस्सा है ये आपका होना चाहिए 20 से 25%। ठीक है ना। इस तरह से आप निबंध अगर लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ट्राई करके देखिए। थैंक यू। लगातार अभ्यास करिएगा।